छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आपको बताएंगे आज की पहली बड़ी खबर, बताएंगे पहलगाम हमले पर बहुत बड़ा खुलासा। आतंकियों के पीछे आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है, पाक सेना के वो 3 अफसर कौन है, ये मैं आपको बताऊंगा। बताएंगे कल फिर पाकिस्तानी बॉर्डर पर होगी सेना की मॉक ड्रिल, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की है तैयारी। देखेंगे क्यों तुर्की से दौड़कर अजरबैजान पहुंच गए शहबाज शरीफ, शहबाज ने की कौन सी मांग। बात होगी अब फिर चीन ने कैसे पाकिस्तान को दे दिया अरबों का कर्ज, जिनपिंग के इस लोन मकड़जाल का क्या है प्लान, और 1000 परमाणु बम बनाने क्यों जुट गया चीन, क्या है ड्रैगन का खेल। दिखाएंगे कोरोना से बढ़ रही मौत का आंकड़ा कैसे आ रहे हैं साइलेंट हार्ट अटैक के मामले। देखेंगे कैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने एक साथ शुरू कर दिए 3 ऑपरेशन और बदमाश माफियाओं के साथ कांपने लगे घुसपैठिए। आखिर में बात होगी कहां 54 दरोगाओं पर मधुमक्खियों ने कर दिया अटैक। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। इजराइल ने टॉप हमास आतंकी मोहम्मद सिनवर को ढेर कर दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया दावा, कई सालों से मोहम्मद सिनवर की तलाश में था इजराइल। याह्या सिनवर का भाई था मोहम्मद सिनवर। 65 करोड़ की मीठी नदी घोटाले मामले में बड़ी अभिनेता डीनो मोरिया की मुश्किलें। आर्थिक अपराध शाखा ने कई राउंड पूछताछ की, मामले में आरोपी केतन कदम से होती थी डीनो की बातचीत। रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे इलॉन मस्क के पिता एरोन मस्क। 1 जून से 6 जून तक रहेंगे भारत यात्रा पर, व्यापार से जुड़ी कई बैठकों में लेंगे हिस्सा। देश के 14 राज्यों में मानसूनी बारिश जारी है। मई महीने में सामान्य से 6 गुना बारिश हुई है। एमपी बिहार में अलर्ट, आंधी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। और आइए सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के बात, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो अब तक नहीं पता आपको, पहलगाम के जो मास्टरमाइंड हैं उनके चेहरे बेनकाब करने जा रहे हैं कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, जिन बेगुनाहों की जानें ली गई उस आतंकी हमले में, वो कौन थे आतंकी, वो लोग कौन थे, उनके पीछे चेहरे कौन हैं, आखिर उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ क्या है, किसने भेजे थे आतंकी, वो चेहरे आज हम बेनकाब करेंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये हैं वो 3 चेहरे। असीम मुनीर के बारे में आपने पहले सुना होगा, असीम मुनीर को मास्टरमाइंड कहा गया, लेकिन 2 नए चेहरे हैं इसके पीछे। एक आसिम मलिक जो कि आईएसआई चीफ है, डीजी है, और दूसरा मोहम्मद शहाब असलम जो कि डीजी स्पेशल ऑपरेशन आईएसआई। ये 3 चेहरे पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हैं। इन 3 चेहरों ने मिलकर पहलगाम में आतंकी हमला कराया, यानी आतंकी हमले के पीछे वर्दी पहने आतंकी थे, वो ये 3 थे। इसका खुलासा किसी और ने नहीं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। पाकिस्तान के एक मेजर हैं आदिल राजा, आदिल राजा ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी सेना के ये 3 बड़े अफसर इस हमले के पीछे थे। और ये हमला क्यों करवाया मुनीर ने, वो तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर। मुनीर दरअसल चाहते थे फील्ड मार्शल बनना, ये जो पदोन्नति दी गई है मुनीर को, मुनीर यही चाहते थे, इसलिए पहलगाम हमले की साजिश रची गई कि मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जाए। confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. Confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir. अब 3 और नाम सामने आ गए हैं और यह महज इत्तेफाक है कि कल फिर देश में ड्रिल होने वाली है। मॉक ड्रिल, आपको याद था कि इससे पहले जब मॉक ड्रिल हुई थी उससे पहले ही अटैक हो गया था पाकिस्तान पर। कल फिर मॉक ड्रिल होने वाली है देश में।
मेजर जनरल शहाब असलम, ये इनका सारा किया धरा ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन आसिम मुनीर के डायरेक्ट अहकामात पर आसिम मलिक की सुपरविजन में ये करवाया गया है। पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले के 3 सबसे बड़े गुनाहगारों के नाम सामने आ गए हैं। पाकिस्तान के एक बड़े अधिकारी ने मुनीर और पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है और दुनिया को यह बता दिया कि यह फील्ड मार्शल बनने के लिए मुनीर ने हमले की साजिश रची। यानी पहलगाम में 26 बेगुनाहों के कत्ल के पीछे मुनीर की कुर्सी वाली चाल थी। अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया और उसके बाद मजीद भी वो चाहता है कि वो अपनी इक्तदार को वो मजीद सिमट करना चाहता है और उसके लिए मजीद इकदाम भी आएंगे। उन्होंने कहा कि जी अभी हम हीरो हैं, हम सब कुछ हैं, और जिस तरह के इनको लान तान इनकी हो रही थी, कुत्ते वाली इनकी हो रही थी, वो इन्होंने अपना एक इमेज क्रिएट किया कि हम जंग जीत गए, जिस तरह 65 की जंग हम जीत गए थे, रात के अंधेरे में दुश्मन आया था, बाद में पता चला कि गेम क्या हुई है। पहलगाम हमले के बाकी 2 गुनाहगारों के भी नाम सामने आ गए हैं। एक तरफ हिंदुस्तान दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है और दूसरी तरफ उसके खुद के अधिकारी और उसके झूठ और आतंकी चेहरे की पोल खोल रहे हैं। इस बीच भारत ने फिर ड्रिल शुरू कर दी है। तो क्या आतंकी ठिकानों के बाद अब अगला नंबर मुनीर का है? इस खुलासे के बाद मुनीर और उनके अफसरों की टेंशन बढ़ गई होगी कि भारत को पता चल गया और उनके अपने मेजर ने बता दिया है कि ये 3 अफसर थे इस साजिश के पीछे, और इन तीनों को देखिए इसका इनाम भी मिल गया है। पहलगाम में पाकिस्तान के हाथ के पक्के सबूत मिले, तीनों शैतान सामने आ गए। पाकिस्तान आर्मी के पूर्व मेजर आदिल का खुलासा है कि पाक आर्मी चीफ मुनीर ने हिंसा की साजिश रची। मुनीर के इशारे पर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। हमले से ठीक पहले मुनीर ने भड़काऊ भाषण दिया। मुनीर ने साजिश के साथ इस हमले को अंजाम दिया। पहलगाम हमला कराकर मुनीर भगदड़ मचाना चाहता था, पाक आर्मी चीफ वाली कुर्सी बचाना चाह रहा था, इससे बढ़कर वो प्रमोशन पाना चाहता था। फील्ड मार्शल बनने के लिए मुनीर ने पहलगाम हमला कराया और पूरे प्लान के तहत इसे अंजाम दिया। दूसरा चेहरा आपके सामने आ गया है, पहलगाम के शैतान का आसिम मलिक, ISI चीफ। मुनीर के प्लान को अंजाम देने में आसिम मलिक की अहम भूमिका है। आसिम मलिक एक 3 स्टार जनरल है, पाक खुफिया एजेंसी ISI का चीफ है। ये 30 सितंबर 2024 को ISI चीफ बने थे। ये आसिम मलिक मुनीर के करीबी और बहुत भरोसेमंद हैं और इसी वजह से ISI के साथ PM का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इसे बना दिया गया, यानी शाहबाज का सुरक्षा सलाहकार भी है। ISI प्रमुख रहते PM के सुरक्षा सलाहकार बनने वाले ये पहले अफसर हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसको प्रमोशन दे दिया गया। सोचिए 29 अप्रैल को ही इसे पाक का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। अगला नाम है मोहम्मद शहाब असलम, जो कि DG स्पेशल ऑपरेशन ISI है। शहाब असलम पाकिस्तानी आर्मी अफसर हैं और पहलगाम में आतंकी हमले में डायरेक्ट रोल इसी का था। वो हमला करने वाले आतंकवादियों से सीधे संपर्क में था। असलम स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन का डायरेक्टर जनरल है। पहलगाम में आतंकियों से व्हाट्सएप चैट के जरिए इसने बात की थी। पाकिस्तान से सीधे आतंकियों को डायरेक्शन दे रहा था। ये आतंकी हमले में पाकिस्तान का नाम ना आए, इसके लिए असलम ने अफगानिस्तान, मलेशिया के सिम कार्ड यूज किए। भारत सरकार के पास उन नंबर्स की भी डिटेल्स हैं जिनके जरिए स्पेशल ऑपरेशन का DG आतंकियों से बात कर रहा था। शहाब असलम ने आतंकियों को बताया हमला कैसे करना है, हमले के बाद भागना कैसे, और इसकी जानकारी भी शहाब असलम ने दी। आइए अब आपको पाकिस्तान आर्मी में रहे मेजर आदिल राजा तीनों अफसरों को बेनकाब कर रहे हैं, वो सुनिए। मुझे पता है कि ISI के किन ऑफिसर्स ने यह काम करवाया है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे थे, तो मजबूरी के तहत मुझे ये ऑपरेशन जो है ये आसिम मुनीर ने हुक्म दिया DG ISI आसिम मलिक को, और आसिम मलिक का डायरेक्टर जनरल स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन मोहम्मद शहाब असलम, जिनका ताल्लुक जो है वो बुनियादी ताल्लुक लाहौर से है, बेदिया रोड के ऊपर। मेरे पास सब कुछ इनकी तफसीलात मौजूद हैं। इनको, और आजकल इस्लामाबाद में होते हैं, इनको स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन को ये टास्क दिया गया कि आपने काम करवाना है। और ये सिर्फ अकेले तो नहीं थे, मेरे पास इनके बाकी अफसरान के भी नाम है, बिकॉज लेकिन बॉस जिम्मेदार होता है, तो मैंने इनके 2 टॉप बॉसेस के तो नाम पहले बता दिए थे, इनका भी अभी नाम बता दिया। और ये मुझे बहुत मजबूर करेंगे तो इनके काम भी बता दूंगा मैं, और मैं सबूत भी सामने रख दूंगा। मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम DG स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ISI ने पहलगाम हमला करवाया
और उसका रिस्पांस जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। चाइनीज जाहिर बात है ऑन बोर्ड थे, उनकी टेक्नोलॉजी है, उनके पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। मैंने ये बात साथ साथ बताई कि कंडीशनल सैटेलाइट सपोर्ट चाइनीज ने दी हुई है। हमें ये मनहूस जो चेहरा, जो नहूसत का साया हमारे ऊपर तारी है, वो खुद फील्ड मार्शल बन के जो है यहां पे बैठ गया हमारे सर के ऊपर, ये मिला हमें, ठीक है। और मैं इस वक्त ये एविडेंस आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ इस वक्त जो है वो बताया है कि ये मेजर जनरल शहाब असलम, जिनका ओरिजिनल ताल्लुक जो है वो 14 सिंध रेजिमेंट से है, ये इनका सारा किया धरा ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन आसिम मुनीर के डायरेक्ट अहकामात पर आसिम मलिक की सुपरविजन में ये करवाया गया है। अब मैं आपको बताऊं, ये जिनको आप सुन रहे थे, जो पहलगाम के मास्टरमाइंड के बारे में बता रहे हैं, ये हैं कौन? ये हैं आदिल राजा, पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर हैं आदिल राजा। आदिल राजा पेशावर के मूल निवासी हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई इस्लामाबाद में हुई है और कायदे आजम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अपना एक ब्लॉग सैनिकों की सुनो नाम से चलाते हैं। सोशल मीडिया पर आदिल के 16 लाख फॉलोअर्स हैं। पीपीपी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी भी फॉलो करते हैं। आदिल अक्सर इमरान खान के लिए लिखते हैं, पाक सेना और सरकार पर सवाल उठाते हैं। आसिम मुनीर को दिमागी तौर पर बीमार बताया, का युद्ध हुआ तो पाक मुकाबला नहीं कर सकता। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार सेना पर सवाल उठाए और चीनी हथियारों के काम न आने पर भी सवाल किए थे आदिल ने। अब आदिल सिर्फ आसिम मुनीर और मलिक का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बाकायदा वो सबूत भी बता रहे हैं जो पहलगाम के मास्टरमाइंड होने के इन 3 अफसरों के तरफ इशारा भी करते हैं। सुनिए जरा वो सबूत। जनरल मोहम्मद शहाब असलम साहब जो हैं, मैं सिर्फ चले आपको ये बता देता हूं कि इनका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है, ठीक है, उसके आखिरी 2 डिजिट जो है वो 24-9 के अंदर आते हैं। और ये इतने बेवकूफ, इन्होंने बेवकूफाना वाला काम किया, क्योंकि जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था तो ये बात व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे थे, वहां पे जो पहलगाम में जो हमला हो रहा था उन मिलिटेंट्स के साथ, ठीक है। और क्योंकि वो इंडिया की व्हाट्सएप वहां पे सिमें काम कर रही थी और डाटा कनेक्शन काम कर रहे थे, और इनके अपने जो नंबर है, मैं चले वो आपको आखिरी 3 फिगर में दे देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा। जो इनका अपना जो ऑफिशियल नंबर है उसके अंदर जो है वो खत्म होता है पाकिस्तान का इनका नंबर। और इतना बेवकूफी के साथ एक ये अफगानिस्तान की भी सिम यूज कर रहे थे और एक जो सिम है वो मलेशिया की भी यूज हुई है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो सिम है, इनके आखिरी जो इनका जो फोन नंबर है उसके आखिरी 3 डिजिट 714 है इनके ऑफिशियल। दूसरा नंबर इनका जो है 997 आखिरी 3 आते हैं इनके अपने नंबर में। अगर ISI, मैं चैलेंज करता हूं ISI को, ISI मीडिया डिवीजन को, मैं चैलेंज करता हूं DG ISPR को, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की अस्करी फौज को और अस्करांडू ग्रुप को भी, कि अगर आपको कोई शक शुबा है तो फिर इनके कॉल रिकॉर्ड, इनके व्हाट्सएप के भी जो है वो सामने, इनका जो है सारा का सारा खाता सामने खोल के रख देते हैं। या ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आई एम ओपनली चैलेंजिंग द पाकिस्तानी मिलिट्री हंता, पूरी की पूरी फौज, कि मुझे आप बताएं कि इंफॉर्मेशन गलत है। और सोचिए जरा, पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। उन्हें टेंशन ये है कि भारत को पता चल चुका है कि ये वर्दी वाले पाकिस्तानी है इस साजिश के पीछे, और कल एक मॉक ड्रिल होने वाली है। मॉक ड्रिल भारत में हो रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन परेशानी मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान को हो रही है, क्योंकि उन्हें डर यह है कि भारत एक रात पहले बताता है मॉक ड्रिल और अगले दिन पाकिस्तान में अटैक हो जाता है। अब देखिए कहां कहां मॉक ड्रिल हो रही है। जो बॉर्डर इलाके हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, इन तीनों राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से सटती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर मॉक ड्रिल होगी कल। 4 राज्यों में लोगों को सतर्क रहने को कह दिया गया है। 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी और हमले के दौरान लोगों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। युद्ध की स्थिति में लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की यह ड्रिल है। आप सोचिए, डरे सहमे शहबाज शरीफ कहां है? शहबाज की टेंशन इसलिए बढ़ी हुई है कि अब क्या करेंगे। जो परिस्थितियां बन रही हैं, चारों तरफ से बॉयकॉट हो रहा है। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले शहबाज पहुंचे थे तुर्की, एर्दोगन के साथ थे। उसके बाद शहबाज ईरान पहुंचे जहां खमनेई से मिले थे, लेकिन अब शहबाज उसके बाद अजरबैजान पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाऊं। अजरबैजान में एर्दोगन मौजूद थे और खुद शहबाज भी मौजूद थे। इस समिट में भी शामिल हुए शहबाज शरीफ। देखिए जरा।
Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte sonuçlandırılmasında nedenli önemli olduğunu her geçen gün ortak idealleri Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte sonuç वहां जाकर शहबाज शरीफ भारत से बात करना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए भारत से कैसे ही क्यों ना बात शुरू की जाए और साथियों से भी कह रहे हैं बात करवाओ। भारत से मात खाने के बाद विदेश दौरे पर है शहबाज। तुर्की ईरान के बाद अजरबैजान के पीएम से मिले। यहां तीनों देशों का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन भी हुआ और इसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद मौजूद थे। पाक ने दोनों देशों को मदद के लिए शुक्रिया कहा है, तो दोनों देशों ने पाक के समर्थन का भरोसा दिया है। ईरान में शहबाज को ज्यादा भाव नहीं मिला। कल मैंने आपको बताया था, उल्टे गाजा को लेकर ईरान ने पाक को घेरा था। आतंकवाद पर भारत पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। दुनिया भर में भारतीय डेलीगेशन पाक का सच बता रहे हैं। दूसरी ओर शहबाज मुस्लिम देशों से मदद की मांग कर रहे हैं। हथियार से लेकर पैसों का जुगाड़ करने में शहबाज जुटे हुए हैं। अजरबैजान से भी भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं शहबाज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर दिन कह रहे हैं वो शांति चाहते हैं। भारत के साथ व्यापार और अन्य मुद्दों पर बातचीत को भी तैयार हो गए, लेकिन भारत का पाकिस्तान को लेकर स्टैंड साफ है। बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद, बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तुर्की और अजरबैजान का क्या कहना है। Türkiye ve Pakistan arasındaki भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद लंबे समय तक शांति की उम्मीद करता हूं। makamlarını tekrar tebrik ediyorum. तुर्की इसको लेकर हर संभव योगदान देने को तैयार है। Türkiye bu yolda yapabileceği Pakistan ve Hindistan arasında son gerginliği भारत पाकिस्तान तनाव के पहले दिन से अजरबैजान ने पाकिस्तान को पूरे समर्थन का ऐलान किया। ये दो दोस्तों के बाद पाकिस्तान का एक और दोस्त है। वो पाकिस्तान का दोस्त पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, चीन। अब यही चीन जिसने हथियार दिए थे, यही पाकिस्तान को कर्जा देने जा रहा है, पैसा देने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ पैसा मांग रहा है। लेकिन आपको याद है, चीन पैसा देता है और उसके बाद अपना गुलाम बना लेता है। चीन ने पाकिस्तान के लिए फिर खजाना खोल दिया है। हथियारों के बाद चीन पाक को अरबों डॉलर देगा। भारत से टकराव के बीच चीन 32,000 करोड़ का कर्ज देगा। जून के अंत से पहले पाक को यह कमर्शियल लोन मिलेगा। पाकिस्तान को यह कर्ज चीनी मुद्रा में दिया जाएगा। चीन पाकिस्तान को डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा युआन में कर्ज देगा। इसे अमेरिका के खिलाफ चीन की चाल भी माना जा रहा है। डॉलर को अर्थव्यवस्था से अलग करने का चीनी प्लान है। दरअसल चीन ने कई देशों को कर्ज के गहरे दलदल में फंसा रखा है। दुनिया भर में के करीब 75 देश चीनी कर्ज के चक्कर में फंसे हैं और इन देशों को चीन को इसी साल 2 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। चीन के बड़े कर्जदारों में खुद पाकिस्तान सबसे ऊपर है। पाकिस्तान के कर्ज का 1/3 से ज्यादा हिस्सा चीन का है। यह है पाकिस्तान का हाल। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि चीन एक तरफ पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप और जिनपिंग आमने सामने, क्योंकि ट्रंप ने खुद यह ऐलान कर दिया कि वो कोशिश कर रहे थे और वो उनसे पाकिस्तान बात कर रहा था कि भारत युद्ध रोक दे। ये बात जिनपिंग को अच्छी नहीं लगी। जिनपिंग अब समझ रहे हैं ट्रंप टैरिफ भी लगा रहे हैं, ट्रंप ताकत भी बढ़ा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका ने पिछले दिनों परमाणु टेस्ट किया था। इस मिसाइल का टेस्ट किया था अमेरिका ने। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है अमेरिका का न्यूक्लियर टेस्ट। अमेरिका एक के बाद एक अपनी ताकत बढ़ा रहा है, परमाणु टेस्ट कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। तो अब चीन क्या कर रहा है, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। चीन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने जा रहा है। चीन अब अपनी परमाणु बमों की संख्या बढ़ा रहा है और इसे अमेरिका से कहीं ज्यादा और कहीं आगे तक ले जाना चाहता है, जिसके आगे अमेरिका ठहर ना सके। देखिए जरा, चीन अपने परमाणु हथियारों का भंडार जो है वो तेजी से बढ़ा रहा है। इस समय चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। चीन का अगला टारगेट है इसे 1000 तक पहुंचाना। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी 600 ऑपरेशनल परमाणु हथियार हैं। 1000 परमाणु हथियार पूरा करने में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2035 तक चीन परमाणु ताकत बढ़ाने के प्रयास जारी रखेगा। अमेरिकी रिपोर्ट में इसका अनुमान भी लगाया गया है। इसके मुताबिक चीन खतरनाक परमाणु ताकत बनना चाहता है।
परमाणु युद्ध की स्थिति में भारी नुकसान पहुंचाने के लिए यह एक मुहिम है। चीन पूर्वी एशिया में अपना राज चाहता है और साथ ही अमेरिका को टक्कर देने पर जिनपिंग इस वक्त काम कर रहे हैं। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों देशों में तनातनी है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर सख्त टैक्स लगाने का भी ऐलान किया था। अब ट्रंप को किस तरह से जवाब देने के लिए, अमेरिका को जवाब देने के लिए जिनपिंग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक और मित्र है शाहबाज के, वो है बांग्लादेश और यूनुस, जो नए नए दोस्त बने हैं। उस नए दोस्त के लिए भी मुसीबत कम नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश में आज लोग सड़कों पर उतरे थे। तख्ता पलट की खबरों के बीच यूनुस के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहा था। तो जो चाहते थे भारत में माहौल खराब हो, उनके अपने देशों में माहौल खराब हो चुका है। अब बात हम करेंगे, तस्वीर आपको दिखाएंगे वहां की जहां हमला हुआ था पहलगाम में। कल उमर अब्दुल्ला साइकिल चला रहे थे, अब वो चाह रहे हैं कश्मीर में हालात सामान्य हो जाए, टूरिस्ट आना शुरू हो जाए। उमर अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं कश्मीर की सड़कों पर साइकिल चला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, वो चाह रहे हैं कि कश्मीर में जो रोजी रोटी है वो सीधे पर्यटन से जुड़ी है और फिर से पर्यटक वापस आए। कल पहलगाम में भी साइकिल उन्होंने चलाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टूरिस्ट से भी मिले, जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वहां। उमर अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे, उनसे पूछा, किसी तरह का डर और खौफ तो नहीं उनके दिलों में। आइए अब आपको बताऊं कि पहलगाम में हमले के बाद क्या माहौल ठीक होने लगा है, पर्यटक वापस आने लगे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में हालात क्या है। पहलगाम हमले के 1 महीने बाद पटरी पर हालात आ रहे हैं। सैलानी धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। हमले के बाद लोगों ने टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया था। कश्मीर के लिए पर्यटन कमाई का मुख्य जरिया है और कश्मीर का सालाना पर्यटन उद्योग 12,000 करोड़ रुपए का है। 2030 तक ये बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। राज्य की कुल जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 7 से 8% है और 2.5 लाख कश्मीरियों को इससे सीधे फायदा होता है। पहलगाम को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और यहां रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। वहीं कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। 2020 में यहां 34 लाख सैलानी आए थे। 2022 में यहां 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक आए। 24 में 2 करोड़ 36 लाख टूरिस्ट पहुंचे और इसमें 65,000 से ज्यादा विदेशी सैलानी शामिल थे। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, डल झील प्रमुख टूरिस्ट प्लेस हैं और डल झील में 1500 से ज्यादा हाउस बोट मौजूद हैं। अब उमर अब्दुल्ला चाह रहे हैं कि वापस सब कुछ पटरी पर लौटे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 22 अप्रैल के बाद पूरा सिलसिला रुक गया था। अब इससे पहले कि बाकी मुल्क भर से लोग यहाँ आना शुरू करें, पहले तो हमें खुद आना चाहिए। इसलिए कल पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग, आज गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और सीनियर एचओडीज की मीटिंग। कोशिश हमारे तरफ से ये कि कम से कम एक तो थोड़ी सी चहल पहल हो, दूसरा थोड़ा सा जो है पब्लिसिटी का सिलसिला बने। और इसके बाद मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके तरफ से जो एक्सकर्जन्स और पिकनिक्स का सिलसिला रहता है वो भी शुरू करें। उन्हें भी गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह इन डेस्टिनेशंस में लाना शुरू करें ताकि थोड़ी सी जो है नॉर्मलसी के तरफ हम चलना शुरू करें। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं जहां एक साथ 3 ऑपरेशन बाबा के राज में हो रहे हैं। फुल एक्शन में योगी नजर आ रहे हैं।
सबसे पहले तस्वीर देखिए जरा, ऑपरेशन लंगड़ा 24 घंटे में 1 दर्जन एनकाउंटर हो गए। ये देखिए बलिया की तस्वीर, फिरोजाबाद का एनकाउंटर आप देख रहे हैं, झांसी का एनकाउंटर, लखनऊ कंधों पर, बागपत में आप देख रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा, आगरा, बुलंदशहर, ऑपरेशन लंगड़ा के साथ साथ ऑपरेशन बुलडोजर भी चल रहा है। बाबा का ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कई अलग अलग इलाकों में बुलडोजर गरजा है। लोगों ने अवैध कब्जे करके प्लॉटिंग भी कर ली थी। देखिए सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करके और घर बनाने और देने की तैयारी थी, सब जगह बुलडोजर चल गया। और तीसरा ऑपरेशन चल रहा है घुसपैठियों के खिलाफ जो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। पुलिस उनकी पहचान कर रही है, योगी ने बड़ी टीम लगा दी है। उत्तर प्रदेश में योगी ने बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। बुलडोजर के साथ ही ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन घुसपैठिया एक साथ शुरू हो गया है। बरेली से लेकर बलिया और लखनऊ तक एक्शन की शुरुआत हुई है। घुसपैठियों के खिलाफ योगी ने 58 टीमों को मैदान में उतार दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी माफिया और अब घुसपैठिए भी योगी से पनाह मांगने लगे हैं। और आइए अब आपको बताऊं, ऑपरेशन घुसपैठ पहलगाम हमले के बाद से यह ऑपरेशन देश के अलग अलग राज्यों में शुरू हुआ। यूपी में भी बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। यूपी में योगी के आदेश पर घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है। लखनऊ, मथुरा, आगरा के बाद बरेली में बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। बरेली में आज जांच करने के लिए यूपी पुलिस की 58 टीमें बनाई गई। इन्होंने करीब 100 स्थानों पर 1000 लोगों की जांच पूरी की है। अब तक 45 घुसपैठिए पकड़े गए, इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा गया। बरेली में 15 दिनों तक ऐसे ही घुसपैठिए और उनके विरोध में मुहिम चलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में घुसपैठिया होने की आशंका है। लखनऊ में मेयर सुषमा ने 2.25 लाख घुसपैठियों का दावा किया था। हालांकि इसे लेकर कोई भी स्पष्ट आंकड़ा जारी नहीं किया गया सरकार की तरफ से। कुछ दिन पहले मथुरा में 90 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। ये सभी अवैध घुसपैठिए ईंट बनाने वाले 2 भट्टों में काम कर रहे थे। घुसपैठियों के पास बांग्लादेशी नागरिकता के प्रमाण पत्र बरामद हुए। मथुरा के अलावा आगरा, अलीगढ़ जैसे शहरों से भी गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें भी माना जा रहा है कि यूपी के हर जिले में घुसपैठिए मौजूद हैं। एक दावे के मुताबिक 15 सालों में यूपी में घुसपैठिए 3 गुना बढ़ गए हैं और माना जा रहा है दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से भागकर बांग्लादेशी यूपी जा रहे हैं। यूपी में ये ईंट भट्टे जैसे जो रिहायशी इलाकों से दूर कारोबार हैं, वहां ये कारोबार करते हैं और वहीं रहते हैं, क्योंकि यहां पुलिस की नजरों से बचकर काफी समय निकाल सकते हैं। हालांकि अब यूपी में घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। आइए हमारे रिपोर्टर खुद उसी जगह मौजूद थे जहां पुलिस एक्शन ले रही थी, उनकी रिपोर्ट देखिए। क्या क्या आप लोगों से मांग रहे हैं? कागज पत्तर क्या क्या? आधार मांग रहे हैं, सब बच्चों का आधार मांग रहे हैं, हमारा आधार, हमारा पति का आधार मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हमने दिया है आधार, कल दे दिया था। बच्चों के आधार अभी गांव पे हैं, हम वो भी मंगा लेंगे, वो भी दे देंगे। बस है, सब कुछ जांच चल रही है? हाँ, सब हमारे पास है, बच्चों का भी आधार है। पैन कार्ड, पहचान चिन्ह, मोबाइल नंबर, यही नहीं, घर में कितने बच्चे हैं, किस जिले के आप हैं, किस राज्य के हैं, शिक्षा आपकी कहाँ तक है, आपका व्यापार क्या है, ये सब कुछ देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी जाँच आप लोग जाकर करने कार्यालय में? जो लोग थाना कार्यालय में जाके हो रही है इनकी, थाना कार्यालय में जाके इनकी वेरीफाई करा रहे हैं। कोई ये फर्जी आधार कार्ड से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड लोग बनवाए हैं इस समय देश के अंदर, तो कुछ आप लोग को ऐसा लगा संदिग्ध जो लोग फर्जीवाड़ा भी कर रहे हो? अभी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है। आप लोगों से पूछताछ हुई है? हाँ, आप लोग पूछताछ है कि आप आधार कार्ड दो और मुझे कागज दो, आप
चौकी में पहुंचाया हो। अच्छा। हाँ, तो आप आधार कार्ड कई बार ना 2-3 बार ले गए। इधर वाले इलाके से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है जो लोग ऐसे रह रहे हो फर्जी तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। सब लोग जितने रह रहे हैं सबके पास, आप लोग के पास सबके पास कागज वगैरह? हाँ, सबके पास है। तो आप लोग को डर वर तो नहीं है ना कि अब पुलिस आ रही है? तो डर कुछ नहीं है, ये है कि आधार ले जाते हैं, वो सब फोटो कॉपी ले जाते हैं। अब आइए, ऑपरेशन घुसपैठिया आपने देख लिया और ये ऑपरेशन लंगड़ा में इनकाउंटर साइट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां इनकाउंटर हुआ है। आप देख रहे हैं बदमाश की जो बाइक है वो पलटी हुई है। पुलिस ने एनकाउंटर साइट को पूरी तरह से घेर लिया है। जो कट्टे और पिस्तौल बरामद हुई है उसको भी चिन्हित कर लिया है। जहां बाइक गिरी है, जहां एनकाउंटर हुआ है, कैसे अलग अलग जगहों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस ने दौड़ाया, बदमाश भागा, बाइक गिरी, बदमाश ने फायरिंग किया और उस मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर कर दिया है। लगभग हर एनकाउंटर की ऐसी ही कहानी है। अब आपको बताऊं ये जितने एनकाउंटर हुए हैं, बताया जा रहा है 24 घंटे में 1 दर्जन एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर देखिए लखनऊ में, मासूम से रेप के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार किया गया। 27 मई की रात में बच्ची से दुष्कर्म किया था। यह आगरा का देख रहे हैं आप। आगरा में लूट के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। गोली लगने के बाद अपराधी गिरफ्तार किया गया और अवैध असलहा और नकदी बरामद हुई है। यह बुलंदशहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। 6 साल की मासूम के रेपिस्ट से मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। यह फिरोजाबाद का एनकाउंटर है। 20-20 हजार के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, इनामी थे। गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध तमंचा और कारतूस मौके से बरामद हुआ। यह बलिया में एनकाउंटर हुआ। चेकिंग के दौरान 3 बदमाश भागने लगे थे। पुलिस ने रोका तो उन पर गोली चला दी। एनकाउंटर में गोली लगने के बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। यह एनकाउंटर झांसी में हुआ। 25,000 के इनामी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पीछा करके पैर में गोली मारी। चोरी के कई मामलों में आरोपी है बदमाश। यह बागपत का एनकाउंटर आप देख रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। किसान से लूट करने वाले से मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने पकड़ा है। यह ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। सुनिए जरा बागपत के पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। एक गैंग सक्रिय था जो मोबाइल और चेन लूट रहा था। आज शाम को जानकारी हुई कि वो बिजवाड़ा से माखर पुलिया की तरफ वो अपनी बाइक से आ रहे हैं और इसी सूचना पे हमारी पुलिस वहाँ पे चेकिंग कर रही थी और जैसे अपराधी वहाँ पर पहुंचे, इन लोगों ने पुलिस को देख करके अपनी बाइक को मोड़ने का प्रयास किया, जिसपे वो लड़खड़ा के गिर गए और इन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की और पुलिस भी अपना छात छुप करके फायरिंग की, जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस को एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त रविंदर है, यह अपने ही गांव के किसी व्यक्ति के ट्यूबवेल पर सोया हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर इसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। और सोचिए बाबा कहां थे। योगी दरअसल आज कानपुर में थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर का दौरा है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, हालात का जायजा ले रहे थे, क्या तैयारियां की गई हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इस बीच प्रधानमंत्री के आसपास जो लोग रहेंगे उनका कोरोना टेस्ट भी होगा। लेकिन ये 2 एक्शन आपने देख लिए, लेकिन एक तीसरा ऑपरेशन भी हो रहा है, वो ऑपरेशन बुलडोजर है। ये आज एक तस्वीर सामने आई। दावा है कि इस जमीन पर अवैध कब्जा था और अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई थी, जिसको खुद मस्जिद के जो देखरेख करने वाले थे वो खुद उसे तोड़ने और गिराने लगे। ये महाराजगंज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर पर बाबा का बुलडोजर सबसे ज्यादा चला है। तो मैं अब आपको बताऊं कहां कहां बुलडोजर चल रहा है। नेपाल सीमा से सटे यूपी के इलाकों में बुलडोजर चल रहा है। अब तक 350 से ज्यादा अवैध स्थलों पर कार्रवाई हुई है। इनमें 225 मदरसे, 25 मजार और 6 ईदगाह शामिल हैं। सबसे पहले देखिए श्रावस्ती, ये यूपी और नेपाल बॉर्डर से इसकी सीमा सटती है। श्रावस्ती में अवैध मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया यहां। अगला देखिए महाराजगंज, यहां की सीमा भी नेपाल से सटती है। महाराजगंज में 28 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा 9 मस्जिदों,
7 मजार के अवैध निर्माण गिराए गए। यह कार्रवाई नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में हुई। अगला जिला देखिए सिद्धार्थनगर, नेपाल से सीमा सटती है। सिद्धार्थनगर में 21 अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इनमें 2 मदरसों के अतिक्रमण को अब तक हटा दिया गया, जबकि 19 अतिक्रमण पर प्रशासन ने नोटिस जारी किया। बलरामपुर, ये सारे नेपाल बॉर्डर के जिले। बलरामपुर में 39 अवैध स्थलों को प्रशासन ने चिन्हित किया। इनमें 24 को सील कर दिया गया है, 7 पर बुलडोजर चला है। 6 अवैध स्थलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। पीलीभीत, यह भी नेपाल सीमा से सटा हुआ। पीलीभीत में एक मस्जिद को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। इस मस्जिद को पट्टे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। बहराइच, यह नेपाल बॉर्डर से लगा है। बहराइच में सरकारी जमीन से 150 अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें 10 मदरसों को सील किया गया, 3 मदरसों को हटाया गया है। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि ज्यादातर जो बुलडोजर चल रहा है मस्जिदों पर, मदरसों पर, आखिर इन जगहों पर बुलडोजर क्यों चल रहा है और ये सभी नेपाल बॉर्डर पर क्यों है? नेपाल सीमा से जुड़े हुए यूपी के करीब 7 जिले हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इन जिलों में घुसपैठ को लेकर हमेशा पुलिस अलर्ट पर रहती है। देश की तमाम एजेंसियों के रडार पर भी ये जिले होते हैं। 2022 में यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी थी। इसमें कहा गया था कि इन जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। यहां करीब 1000 गांव में 32 से 50% मुस्लिम बढ़ गए, जबकि 4 साल में मस्जिदों और मदरसों में 25% तक बढ़ोतरी हुई। मदरसों की संख्या 1349 से बढ़कर 1688 पहुंच गई है। और रिपोर्ट में आबादी बढ़ने के पीछे की वजह बताई गई नेपाल से घुसपैठ, और इसी वजह से इन इलाकों में प्रशासन हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। अब इन इलाकों में अवैध निर्माण को खोजकर गिराया जा रहा है। अवैध घुसपैठियों को लेकर भी उत्तर प्रदेश में मुहिम शुरू हो गई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिससे लोग डरे भी हुए हैं, दहशत में भी हैं, क्योंकि कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना पांव पसार रहा है और साइलेंट खतरे से सावधान रहने की जरूरत है। अब कोरोना से मौत का आंकड़ा कल तक 11 था, 12 हो गया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जरा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद बैठक की है अधिकारियों के साथ और हालात के बारे में चर्चा की है। खुद एलजी भी मौजूद, आप देख रहे हैं रेखा गुप्ता और एलजी इस बैठक में मौजूद थे। एक और तस्वीर मैं आपको यूपी की दिखाऊं। यूपी में खुद सीएमओ मौके पर पहुंचे और अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं, हालात की जांच कर रहे हैं कि कितने लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, किन तकलीफों के साथ पहुंच रहे हैं। और सवाल इस बीच ये है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं इस कोरोना से खतरे की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। शहर शहर कोरोना के केस और दहशत बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बार कोरोना ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन अगर खतरा नहीं है तो वायरस कैसे इतनी तेजी से फैल रहा है और क्यों मौत की संख्या भी बढ़ने लगी है। कई राज्यों ने गाइडलाइन जारी कर दी है, अस्पतालों में बेड और कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने को कह दिया है, भीड़ भाड़ से बचने और मास्क लगाने तक के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो क्या ये किसी बड़े खतरे का अलर्ट है? क्या कोरोना का नया वेरिएंट फिर कोई मुसीबत लेकर आया है? आपको बताऊं कि आखिर जिन लोगों की कोरोना से जान जा रही है वो कौन लोग हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनकी तकलीफ आप जानेंगे तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। देश में फिर कोरोना अब तक 12 जाने ले चुका है। 84 साल के बुजुर्ग से 21 साल के युवक तक की मौत हो चुकी है। मतलब कोरोना का कहर उम्र के लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है। और ताजा मामला है लुधियाना के 35 साल के एक मरीज की मौत हो गई। मरीज को लीवर में फोड़ा और दूसरी अन्य गंभीर बीमारियां थीं। यूपी के फिरोजाबाद में 78 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कूल्हे की सर्जरी के लिए भर्ती थे, 10 दिन से सांस लेने में दिक्कत थी। इसी तरह पिछले हफ्ते बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। उन्हें पहले से कई बीमारियां थी, कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। महाराष्ट्र के ठाणे में 21 साल के एक युवक की कोरोना से मौत हो गई। युवक को टाइप 1 डायबिटीज था, जो इंसुलिन से ही कंट्रोल होता था। डायबिटीज के साथ कोरोना हुआ तो संक्रमण तेजी से फेफड़ों तक पहुंच गया। गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर ही रखा गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जयपुर में भी 26 साल के कोरोना मरीज की मौत हो गई।
युवक को पहले से टीबी की बीमारी थी और वो अस्पताल में था। डॉक्टर बताते हैं कोरोना के नए वेरिएंट से JN1 से संक्रमण बढ़ा है। ये बहुत खतरनाक तो नहीं है, पर लापरवाही पर जानलेवा बन जाता है। और एक बात और, जितने लोगों की मौत हुई उनमें एक बात कॉमन है, इन्हें कुछ ना कुछ बीमारियां थीं, यानी जिन्हें कुछ ना कुछ पहले से बीमारी है या उम्र ज्यादा है, उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। भारतवर्ष में भी कोविड के मरीजों की मौत की संख्या बढ़ने लगी है। जी हाँ, लेकिन इसमें डरने वाली बात इसलिए नहीं है कि जिन लोगों की मौत हो रही है वो अधिकतर लोग या तो कोमॉर्बिड है या उनकी एज 65 प्लस है, उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, लिवर के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, कैंसर के हैं या डायलिसिस में हैं। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, अगर उनको कोविड का इन्फेक्शन होता है तो कहीं न कहीं ये बड़ा प्रहार करता है और ज़्यादा उनके अंदर मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन की संभावना बढ़ जाती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग स्पेशल लोग हैं, मतलब जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने बताया, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, उनको कोविड से बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज कोविड का जो करंट वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा, वो ऐसा नहीं है, खतरनाक नहीं है कि लोगों की मौत कर सके। आइए अब आपको बताऊं कि राज्य अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि राज्यों ने अभी से कई राज्य अलर्ट हो गए। ये तस्वीर देखिए जरा, आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। अभी से राज्यों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। कर्नाटक की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, कर्नाटक में आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। हर राज्य की स्थिति में आपको बताऊं कि स्टेट्स ने क्या तैयारियां की। ये केरल की तस्वीर देखिए, केरल में 430 मामले सामने आ गए। पिछली बार भी कोरोना केरल से ही फैला था और इस समय भी सबसे ज्यादा केस केरल में। केस बढ़ने के बाद राज्यों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। केरल में लोगों को मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने को कहा जा रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में 305 केस आ गए। केरल के बाद सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में। आधे महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। मौसमी बदलाव से भी सर्दी बुखार के केस बढ़े हैं। खतरे को देखते हुए अस्पतालों को सतर्क रहने को कहा गया और लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। दिल्ली में 104 केस हैं और अचानक केसेस बढ़ेंगे। हालात को देखते हुए LG और CM ने अहम बैठक की है। खतरे को देखते हुए दिल्ली में एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को सतर्क रहने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में 30 मामले सामने आए। नोएडा, गाजियाबाद से आगरा तक कई केस मिले। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को निर्देश दिए हैं, हर जिले में टेस्टिंग बढ़ाने, गाइडलाइन अपनाने को कहा गया है। अस्पतालों में बेड और जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। राजस्थान में 22 मामले सामने आए। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने अहम बैठक की। अस्पतालों को पर्याप्त इलाज और टेस्टिंग को कहा गया है। अधिकारियों के साथ जनता से भी अपील की गई है, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्कता बरतें, जरूरत होने पर मास्क का उपयोग करें। अब आपको बताऊं कि किन लोगों को परहेज करने की जरूरत है, किन लोगों को खतरा ज्यादा है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का जो इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है, बूस्टर डोज न लेने पर संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। शुगर, दिल की बीमारी और बीपी से खतरा और बढ़ जाता है। दूसरे हैं 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे। बहुत छोटे बच्चों का भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए अगर संक्रमित हुए तो इलाज मुश्किल हो जाता है। भारत में कई बच्चे नए वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। तीसरा, गंभीर बीमारी से पीड़ित, कैंसर, HIV जैसे बीमारी से पीड़ितों को खतरा ज्यादा है। ऐसे मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और उन पर दवाएं भी देर से असर करती हैं। अभी ज्यादा मौतें इसी तरह के लोगों की सामने आई। और चौथा, ज्यादा सफर, ज्यादा खतरा। देश विदेश की ज्यादा यात्रा करने वालों को ज्यादा खतरा रहता है। कोरोना के सभी वेरिएंट्स भारत में आए, विदेशों से आए हैं और मतलब सफर में लोगों के संपर्क में आने से खतरा रहता है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कह रही है। किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कोविड जैसा पिछले दिनों में हमने देखा कि ये इस तरह का एक वायरल हो गया है कि जिसके कारण से केवल जैसे खांसी जुकाम आता है उसी तरह का ये सीजनल वायरस है और पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। पूरी तरह से सतर्कता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार का वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों ने हमें बताया है। सबसे बड़ी बात है, जो बीमार हैं, जिनकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, उन लोगों को सतर्कता विशेष रूप से बरतनी। चिंता करने की बात नहीं, लेकिन
लोगों ने प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है और उसके लिए भी सब जो है हमारी जो हेल्थ सिस्टम है, आरोग्य विभाग के हमारे मंत्री है, उन्होंने भी बैठक ली है और मैंने भी खुद उनसे बातचीत की है। मुख्यमंत्री जी ने भी इसके बारे में गंभीरता से लिया है। अपनी कोरोना की तैयारियों को एक बार देख लें। इसी संबंध में आज कल में मैं एक बड़ी मीटिंग बुला रहा हूँ जिसमें जितने भी हमारे डॉक्टर साहबान हैं या इससे जुड़े हुए जितने हमारे ऑफिशियल्स हैं, उन सबको बुलाकर हम लोग एक बैठक कर दे रहे हैं, जिससे कि जो भी इस वक्त कुछ चीज़ें कुछ दिल्ली या गाजियाबाद में दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारियों को पहले से करें। पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखेंगे तो कोरोना का एक वेरिएंट है, वो साइलेंट किलर की तरह निकल कर आया है। यानी चुपचाप हार्ट अटैक आता है, दबे पांव, दिल का दौरा पड़ा और इंसान की मौत हो गई। ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है? पिछले कुछ सालों में साइलेंट हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। मतलब जिन्हें पहले कोई बीमारी या परेशानी नहीं रही है, ऐसे हर उम्र के लोगों को अचानक हार्ट अटैक आने लगे हैं। इस साइलेंट अटैक पर चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। इस साइलेंट हार्ट अटैक की वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है। देश और दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा से ही आई थी। तब 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे, लाखों लोगों की मौत हुई। लेकिन इनमें फेफड़ों के साथ दूसरे अंगों पर भी बुरा असर डाला था इस वेरिएंट ने। मतलब जो मरीज ठीक हो गए उनके शरीर में काफी नुकसान हुआ। IIT इंदौर की स्टडी में यह हैरान करने वाले डरावना खुलासा हुआ है। रिसर्च के मुताबिक वायरस शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। यह शरीर में मेटाबॉलिज्म और हार्मोन के रास्तों में गड़बड़ी कर देता है। मतलब शरीर की सामान्य अंदरूनी प्रक्रिया को इसने बिगाड़ दिया है। डेल्टा वेरिएंट ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को भी कम किया है और इससे बीमारी के लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं। बार बार थकान आना, सांस फूलना वायरस की वजह से, हार्ट बीट्स असामान्य होना, थायराइड बढ़ना भी इसके लक्षण हैं। इसलिए नए वेरिएंट को लेकर भी बहुत से लोगों में खौफ है, कहीं डेल्टा की तरह इसका असर तो लंबे समय तक नहीं होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो इस तरह के हार्ट पेशेंट हैं और इस साइलेंट किलर का शिकार हो रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? डेल्टा वेरिएंट से जिन लोगों को कोविड हुआ था, जिनको सीवियर कोविड हुआ था, जिनको माइल्ड कोविड हुआ था, उन दोनों लोगों में हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। और हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स इसलिए बढ़े हैं कि कोविड ने हमारी जो नसें हैं, हमारी जो धमनियां हैं, जो हृदय की धमनियां हैं, उसकी लाइनिंग को छील दी है, एंडोथेलियम डैमेज हो गया है और साथ में जो ब्लड कोगुलेशन की क्षमता या जो थक्के बनने की प्रक्रिया है वो भी तीव्र हो गई है। तो इन 2 मुख्य वजह हैं, पॉसिबल मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के बाद हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनको डायबिटीज का है, जिनके ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या जो आदमी को पहले से प्री एग्जिस्टिंग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या एंजाइना की प्रॉब्लम थी, उनको बहुत सावधानी की जरूरत है। वो अपने चिकित्सक से मिले। और जिन लोगों को पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है उनको भी अपने टेस्ट करानी चाहिए, जैसे स्ट्रेस टेस्ट होता है, इकोकार्डियोग्राफी कराइए। और आइए कोरोना से अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं आपको। 54 दरोगाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सबसे पहले तस्वीर में आपको दिखाऊं, मध्य प्रदेश में मधुमक्खियों का खौफ देखिए जरा। मधुमक्खियों ने अटैक किया तो अधिकारी भाग खड़े हुए हैं। ये तस्वीर MP की मैं आपको दिखा रहा हूं। दौड़ लगा रहे हैं, पीछे पीछे मधुमक्खी और आगे अधिकारी दौड़ रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। क्या स्थिति और क्या हालात थे देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए, मिर्जापुर में 54 दरोगा अस्पताल पहुंच गए। मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया था, अस्पताल में भर्ती है दरोगा, ग्लूकोज चल रहा है। तीसरी तस्वीर देखिए, ये ललितपुर की दिखा रहा हूं, जहां IAS पर एक IAS पर मधुमक्खी ने अटैक कर दिया। IAS अस्पताल में भर्ती हैं। CDO साहब हैं जिनके शरीर से मधुमक्खी के डंक निकाले जा रहे हैं। और IAS अकेले नहीं, IAS के जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी बेहोश हो गए, जो उनके बॉडीगार्ड थे वो भी अस्पताल में भर्ती हैं।
जैसा ही पता चला कि आईएएस अधिकारी पर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया है, देखिए लोग पहुंचे हैं, कंबल ओढ़कर उन्हें बचाने के लिए पहुंचे हैं, मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए। ये डबल ले जाओ यार, कुछ आने आए तो दे दो ले जाके भेजो, कंबल का जो होता है डबल कंबल। अरे कंबल लेके जाओ, डबल कंबल। अरे कंबल लेके जाओ और एक एक दो। ये डबल ले जाओ यार, कुछ आने आए तो दे दो ले जाके। उसके बाद देखिए आईएएस अधिकारी इस कदर जख्मी हो गए कि उन्हें बाकायदा खटिया में लाद कर लेकर आया गया है। आइए आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या, इन जगहों पर कैसे ये अधिकारी मधुमक्खियों के शिकार हुए। मिर्जापुर में मधुमक्खियों ने 54 दरोगा पर हमला बोला। कानपुर से फॉरेस्ट दरोगा ट्रेनिंग के लिए मिर्जापुर आए थे। सुबह 11 बजे दरोगा ट्रेनिंग से वापस लौट रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने उन पर हमला बोल दिया और जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। मधुमक्खियों की संख्या इतनी ज्यादा थी जिससे सभी 54 फॉरेस्ट दरोगा चपेट में आ गए। 4 घायलों की हालत गंभीर है, उन्हें ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। 50 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं ललितपुर में मधुमक्खियों ने आईएएस अधिकारी पर हमला बोला। ललितपुर के देवगढ़ में कई अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया और जिसके बाद जंगल में भगदड़ मच गई। कई अधिकारी कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। आईएएस कमलाकांत पांडे दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, मधुमक्खियों के हमले में वो बेहोश हो गए। आईएएस कमलाकांत का गनर भी हमले में घायल हो गया है और सूचना के बाद सबसे पहले गांव के लोग मौके पर पहुंचे हैं। चारपाई पर लिटाकर आईएएस को गांव तक लाए, फिर एम्बुलेंस से उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने आईएएस अधिकारी के चेहरे से 500 डंक निकाले, कान से 4 मधुमक्खियां भी निकाली गई हैं। अभी उनका मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मिर्जापुर के क्या कह रहे हैं। ये लोग वन दरोगा की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे कानपुर के प्रशिक्षित थे, जो यहाँ पर क्षेत्रीय वन अधिकारी वहाँ के उनके साथ यहाँ पर आए थे और ये लोग फील्ड विजिट पे आए थे, तो इनको सॉइल वर्क और नर्सरी क्षेत्र दिखाने थे। तो ये जब झरी नर्सरी में गए तो वहाँ पर मधुमक्खियों ने एकदम से इन पे हमला कर दिया, जिसमें करीब 15 लोगों को मधुमक्खियों ने काटा, जिसमें से 4 लोग काफी संख्या में मधुमक्खियों द्वारा आहत हुए, जिनको मढ़ियान सरकारी चिकित्सालय ला करके सबको ट्रीटमेंट दिया गया और इनको 3-4 घंटे वहां रोका गया। आइए अब आपको लिए चलता हूं एक जंग के मैदान में जहां हालात बहुत खराब हो गए। दाने दाने को मोहताजी है। गाजा में खाने के लिए भगदड़ मच रही, खाने के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। ये देख रहे हैं, ये शायद दुनिया का पहला मुल्क होगा जहां खाने के लिए ऐसी लड़ाई हो रही है। ये गाजा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, हजारों लोग आपको नजर आ रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर सिर्फ खाने के लिए। और दावा है कि जिस वक्त लोग खाना खा रहे थे उसी वक्त इजराइल ने ऊपर से गोले बरसा दिए और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। भाई आपको बताऊं गाजा में इस वक्त हालात क्या हैं, कैसे लोगों के लिए मुश्किल हो गया है 2 वक्त की रोटी। गाजा में खाने के लिए भगदड़ मची है। गाजा में खाना लेने के दौरान भगदड़ मच गई और इससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 46 लोग घायल हैं, 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गाजा के शहर राफा में लोगों को खाने पीने की चीजें बांटी जा रही थी। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सैनिकों ने हवा में फायरिंग की, जिससे भगदड़ मच गई। वहीं इजरायली सेना ने इस पर जवाब दिया, कहा उसके सैनिकों ने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थी। गाजा में लोगों को खाना मुहैया कराने के लिए फूड सेंटर शुरू हो गए हैं। गाजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जाएगी और इस दौरान इजराइल गाजा में खाना बांटने के लिए नए सेंटर खोलेगा। ये सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे। इसका संचालन अमेरिकी कंपनियां करेंगी। गाजा में 2 मार्च से अनाज नहीं पहुंचा था और
2.5 महीने में गाजा में यूएन और बाकी एजेंसियों के खाद्य भंडार खत्म हो गए। खाने पीने के सामानों की कमी के चलते गाजा में भुखमरी का खतरा बढ़ गया है और इस वजह से अमेरिका समेत कई देशों का इजराइल पर दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद नेतन्याहू ने गाजा में जरूरी मदद फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। To have controlled distribution sites. हमने पहली कोशिश की, हम आज कई सेंटर लगाने जा रहे हैं। कुछ देर के लिए भगदड़ मची थी। खुशी की बात है कि हमने इसे वापस नियंत्रण में ले लिया। हम कई फूड सेंटर खोलने जा रहे हैं। हम हमास की लूट को खत्म कर रहे हैं। हम दक्षिणी गाजा में एक ऐसा इलाका बनाने की कोशिश में हैं जहां पूरी आबादी अपनी सुरक्षा के लिए जा सकती है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं स्टारशिप की बात। रॉकेट स्टारशिप की नवी परीक्षण उड़ान लॉन्च की गई। ये उड़ान टेक्सास के स्टार बेस लॉन्च साइट से की गई। मिशन भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे शुरू हुआ और रॉकेट स्टारशिप सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था, लेकिन कुछ ही समय में स्टारशिप ने कंट्रोल खो दिया। इससे पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही ये नष्ट हो गया। इसे लेकर मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने खुद पुष्टि की है कि स्टारशिप पृथ्वी पर वापसी के दौरान टूटकर बिखर गया और इसे हिंद महासागर में उतारने की तैयारी की गई थी। अंतरिक्ष यान ने इस साल की तुलना में काफी सफलता पाई, लेकिन इस बार भी कुछ समस्याएं आईं। प्रदर्शन बाधित हुआ, लेकिन फिर भी परिणाम अच्छे। पहले 10 मिनट में ही विफल हुए। इलॉन मस्क इस स्टारशिप को बहुउद्देशीय रॉकेट बनाना चाहते हैं जो चंद्रमा, मंगल और उससे भी आगे मानव और सामान ले जाए। ये उड़ान उनकी इसी परियोजना का बड़ा कदम मानी जा रही है और इसी तरह हर उड़ान से जानकारी जुटाकर उसे बेहतर बनाया जा रहा है। आइए और आइए बारी है आज के सूत्र की। कष्ट यानी दर्द प्रेरणा देने वाली वो ताकत है जो हमें परखती है और आगे बढ़ाती है। जीवन का यह सूत्र दिया था वीर सावरकर ने। 28 मई 1883 को नासिक में जन्मे सावरकर की जिंदगी खुद इसकी मिसाल है। सावरकर पढ़ने लिखने और वकालत में इतने तेज थे कि अंग्रेजों ने लंदन में उनकी कानूनी पढ़ाई की स्कॉलरशिप तक दी, लेकिन देश की आजादी के लिए वो अंग्रेजों से भिड़ गए। तब लंदन में आंदोलन करने वाले वो पहले भारतीय थे। अंग्रेजों ने उनकी डिग्री वापस ले ली तो कविता और किताबों से सावरकर क्रांति मचाने लगे। सावरकर देश के इकलौते शख्स हैं जिन्हें 2 बार आजीवन जेल की सजा हुई। अंडमान की अंडा सेल जेल में वो 10 साल तक कैद रहे। जेल में कोलू चलाने और नारियल से तेल निकालने का मुश्किल काम उन्हें मिला था। कड़ी यातनाओं के बाद भी सावरकर ने हार नहीं मानी। पत्थर और कोयले से जेल की दीवार पर 10,000 से ज्यादा कविताएं लिखी। जेल में कैद बाकी भारतीयों में भी वो आजादी का जोश भरने लगे। 1948 में गांधी जी की हत्या हुई तो इसका आरोप भी सावरकर पर लगा। उन पर सालों मुकदमा चला, उन्हें जेल भी भेजा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर को बाइज्जत बरी किया और 1966 में भारत सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया। कवि, क्रांतिकारी, लेखक, वकील और राजनेता रहे सावरकर ने सूत्र दिया, संघर्ष से बचने के लिए जो लोग आसान रास्ता चुनते हैं, ऐसे व्यक्ति का पतन तय है। मतलब महान लक्ष्य के लिए बड़ा समर्पण जरूरी है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।